हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। सो स्टूडेंट्स, हमने खत्म कर लिया है चैप्टर नंबर 2 यूनिट 6 का, दैट वाज प्लांट सेल कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज एनिमल सेल कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्लांट सेल कल्चर पढ़ा था, उसका एक एक वाइज चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, एंड उसी की तरह एनिमल सेल कल्चर भी हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स पे एजुकेशन मिलती है एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। एंड अब हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स की हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स भी इशू करवा सकते हैं। इस जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो फॉर्म है उसको फिल कीजिए और आप तक आपकी बुक पहुंच जाएगी। सो स्टूडेंट्स, एनिमल सेल कल्चर क्या है? आप बेसिकली एनिमल के सेल को कल्चर करके उसके बारे में स्टडी कर सकते हो, आप डायग्नोसिस बना सकते हो, आप ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हो। बेसिकली अगर आपको कोई इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में, कह सकते हो एक जगह है जहाँ ट्यूमर है, कैंसर है, इन्फेक्शन है, आपको उस ऑर्गेनिज्म या उन सेल्स के बारे में स्टडी करनी है। तो आप क्या करोगे? आप जिस जगह में कैंसर है उस जगह के सेल्स को आइसोलेट करोगे, उसके बाद उसको लैब में लाओगे। लैब में लाने के लिए आपको उसको सेम इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, वही इन्वायरमेंट जो उसको बॉडी में ग्रो करने के लिए मिल रहा था। आपने लैब में वो सारे इन्वायरमेंट्स दिए एंड देन आपने एक न्यूट्रिएंट मीडिया सेलेक्ट करा, ब्लड मीडिया, ब्रेन हार्ट मीडिया, ये सारे मीडियाज है जो हम एनिमल सेल के लिए यूज़ करते हैं। फिर आपने उन सेल्स को लेबोरेटरी में ग्रो करा। जब आपने उन सेल्स को लेबोरेटरी में ग्रो करा, आप देख सकते हो कि उन सेल्स में क्या डिफरेंट है नॉर्मल सेल से। आप उनकी स्टडी कर सकते हो, आप स्टेजेस देख सकते हो, कितना ज़्यादा कैंसर है, कितना ज़्यादा मैलिग्नेंसी है, आपने स्टेजिंग कर ली। फिर आपने अपना ट्रीटमेंट प्लानिंग उस अकॉर्डिंग करा। सो बेसिकली एनिमल सेल कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट प्लानिंग में, वैक्सीन्स का बनाने में, एंड देन बहुत ही मेडिकल फार्मास्यूटिकल यूजेस में एनिमल सेल कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देख लेते हैं एनिमल सेल कल्चर के बारे में। अब मैंने क्या बोला, व्हाट इज एनिमल सेल कल्चर? अगर आप डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे? तो द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग द सेल्स, मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें आप सेल्स को ग्रो कर रहे हो अंडर द लेबोरेटरी कंडीशंस। मैंने आपको क्या बोला? एनिमल सेल कल्चर आपको, अगर आप एक ह्यूमन बीइंग से या एक एनिमल से सेल्स निकाल रहे हो, तो आपको उन सेल्स को ग्रो करने के लिए वही सारे इन्वायरमेंट लैब में देना पड़ेगा जो उसको बॉडी में मिल रहा था। अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन इज कॉल्ड सेल कल्चर, और इसी को ही हम सेल कल्चर कहते हैं। इट इज कैरिड आउट इन वाइट्रो। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी मैं लैब की बात करूं मतलब मैं एक आर्टिफिशियली क्रिएट कर रही हूं कोई चीज़। वो चीज़ जो नेचुरली है वो इन वाइवो होता है, मतलब कोई नेचुरल चीज़ में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एंड जब भी मैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेम डुप्लीकेट करके उसको लेबोरेटरी में बना रही हूँ, तो वो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? इन वाइट्रो। इज दैट क्लियर? तो जब भी कोई चीज़ हम इन वाइट्रो करते हैं, मतलब हम ग्लास के अंदर कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लैब में कर रहे हैं। और जब भी कोई चीज़ हम इन वाइवो करते हैं, इन वाइवो का मतलब क्या होता है? इनसाइड द लिविंग थिंग। कोई भी चीज़ आप लिविंग बीइंग में करो तो वो क्या होगी? इन वाइवो। अब देखते हैं, अ होमोजेनस पॉपुलेशन ऑफ सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंटल सेल इज कॉल्ड एज अ क्लोन। अब अगर आपने एक सेल बनाई, ये है पेरेंट, ये क्या है? ये है पेरेंट। आपने इसका एकदम सिमिलर जुड़वा सेल बना दी, तो अब ये क्या होगी? ये होगी क्लोन। क्लोन क्या है? अपने पेरेंटल सेल की तरह एग्जैक्ट कॉपी। ये रहा एक, ये रहा मेरा दूसरा हाथ, तो ये एक दूसरे के क्या है? क्लोन। ये क्या है? एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी हैं। सो सिमिलरली अगर आप एक पेरेंटल सेल बनाते हो और उसकी तरह सिमिलर एक और सेल बनाते हो, तो वो क्या होगा उस पेरेंटल सेल का? क्लोन। तो उसको हम कहते हैं क्लोन।
फिर आते हैं ऑल सेल विद इन अ क्लोनल पॉपुलेशन आर जेनेटिकल आइडेंटिकल। दैट मीन्स अगर एक पेरेंट है और क्लोन है वो एक दूसरे से क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल। मतलब पेरेंट का जेनेटिक सिमिलर होगा क्लोन के जेनेटिक्स से, तो इन दोनों का जेनेटिक्स कैसा है, एकदम सिमिलर। ऑलवेज रिमेंबर, तभी इसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनस पॉपुलेशन। होमोजीनस पॉपुलेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। इज दैट क्लियर? चलो फिर आते हैं एनिमल सेल कल्चर कहाँ से आया था। तो सबसे पहले जॉर्ज गे करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्विक्स कैंसर से, कौन से, सर्विक्स कैंसर से सेल्स को आइसोलेट करके लैब में ग्रो करा था, उनकी सेल लाइंस बनाई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई वायरल वैक्सीन्स की, कि सर्विक्स में जो कैंसर कॉज कर रहे थे वायरस, हमने क्या करा, उनको आइसोलेट करा उन सेल्स को, हम उस वायरस की स्टडी कर पाए। जब हम उस वायरस की स्टडी कर पाए तो हमने क्या करा, उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई, वैक्सीन्स बनाई। तो हमने क्या करा, सिमिलरली हमने ये टेक्निक जॉर्ज के की अडॉप्ट करी और हमने एनिमल सेल कल्चर को और एडवांस करा। इज दैट क्लियर? सो हमें याद रखना है कि सबसे पहले एनिमल सेल कल्चर जो लाइन आई थी वो किस नाम से थी, हेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि फर्स्ट एनिमल सेल लाइन वाज हेला, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ह्यूमन सेल लाइन। क्या कहते हैं, ह्यूमन सेल लाइन। एंड हेला की डिस्कवरी किससे हुई थी, जॉर्ज के, जो साइंटिस्ट थे इन 1950s। एंड उन्होंने ये सेल कहाँ से आइसोलेट करा था, सर्विक्स कैंसर से, एक पेशेंट जिसको सर्विक्स कैंसर था। इज दैट क्लियर? और इससे हमने क्या एडवांस करा, इससे हमने एनिमल सेल कल्चर का एडवांसमेंट करा एंड वैक्सीन्स बनाने में काम आया, एंटीबॉडीज बनाने में काम आया एंड वेरियस फार्मास्यूटिकल काम है। ठीक है, चलो फिर आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे मेजर एडवांटेज क्या है एनिमल सेल लाइन का, कि होमोजेनस पॉपुलेशन। मैंने आपको क्या बताया, ये होमोजेनस पॉपुलेशन क्यों है, बिकॉज अगर आप एक पेरेंट से आइडेंटिकल क्लोन बना रहे हो तो वो उन दोनों का जेनेटिक्स कैसा है, एकदम आइडेंटिकल। तो जब उनका जेनेटिक्स एकदम आइडेंटिकल है तो वो पॉपुलेशन क्या होगी, होमोजेनस पॉपुलेशन। तो हमने कैसे बनाया, होमोजेनस पॉपुलेशन बनाई। देन हम फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप चाहो तो उन सेल्स को ज़्यादा ग्रो करा सकते हो, आप उन सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हो, आप उन सेल्स की ग्रोथ को डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो। सो आप क्या कर रहे हो, उनका फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट कंट्रोल कर सकते हो। एंड ईजी टू ऐड जीन्स, अगर आपको एक एनिमल सेल में कोई नया जीन ऐड करके एक ऑर्गेनिज्म बनाना है, जेनेटिकली मॉडिफाई करना है, तो वो आप इजीली कर सकते हो। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस इजीली कर सकते हैं हम कोई भी स्टडी करना हो, केमिकल रिसर्चेस करने हो, फिजिकल रिसर्चेस, हम वो परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ फार्मास्यूटिकल के लिए बहुत है। फार्मास्यूटिकल मतलब क्या, दवाइयाँ। जब भी कोई चीज़ के बारे में किसी का कॉज पता हो तो उसकी दवाइयाँ आप इजीली बना सकते हो। तो फार्मास्यूटिकल फंक्शंस बहुत हैं इनके। एंड नो एथिकल क्लियरेंस रिक्वायर्ड। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक सेल को आइसोलेट करके उसको ग्रो कर रहे हो, तो इतना एथिकली आप किसी एनिमल को हार्म नहीं कर रहे, ना ही आप किसी प्लांट को हार्म कर रहे हो एंड ना ही आप किसी ह्यूमन को हार्म कर रहे हो। तो कितना एडवांटेज हुआ। प्लांट सेल कल्चर में बहुत पॉसिबिलिटी थी, आप बायोस्फीयर हार्म कर रहे हो, आप ह्यूमन हार्म कर सकते हो, आप प्लांट सेल लाइंस को हार्म कर रहे हो। लेकिन एनिमल सेल कल्चर में आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप एक एनिमल से सेल आइसोलेट कर रहे हो। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, आप एक एनिमल से सेल निकाल रहे हो। जब आपने वो सेल निकाल दिया, आप उसको लैब में ग्रो कर रहे हो। जैसे वो सेल बॉडी के अंदर ग्रो करता, आपने वो सेल लैब में उसको वही इन्वायरमेंट देके ग्रो कर दिया। तो इसमें आपने किसी को हार्म भी नहीं पहुंचाया, तो एज सच कोई एथिकल क्लियरेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी।
फिर कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग एसेस। अब इससे आप स्क्रीनिंग कर सकते हो। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, आपको अगर ये बताना है कि ये नॉर्मल सेल है या ये कैंसर सेल है, तो स्क्रीन करा, आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि आपकी बॉडी या कोई भी पेशेंट की बॉडी का कैंसर कौन से स्टेज पर है। तो स्क्रीनिंग में काम आया एंड इसके रिसर्चेस में भी काम आया। ठीक है, अब आते हैं हम डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट होते हैं एंड जब भी कोई सेंसिटिव टेस्ट होता है तो हमने क्या करें, हमने बहुत ही हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स का यूज़ करा है एंड यूजुअली जब हम सेंसिटिव टेस्ट करते हैं तो उन पे कॉस्ट ज़्यादा आता है और अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली पेशेंट को ज़्यादा पे करना पड़ता है एंड स्केल अप चैलेंजिंग। अब आप पॉसिबल नहीं है, जैसे आपने बायो फर्मेंटर्स बायो रिएक्टर्स बना के आपने लार्ज स्केल बैक्टीरिया का प्रोडक्शन करा था। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एनिमल सेल का प्रोडक्शन आप एकदम मास कर पाओ, नहीं कर सकते। उसमें कर तो सकते हो बट बहुत ही चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मे नॉट रिप्रेजेंट इन वाइवो फिनोटाइप और जीनोटाइप। एंड अगर आप एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन करो तो ज़रूरी नहीं है अगर वो जेनेटिकली सिमिलर है तो उनका फिनोटाइप सेम हो। फिनोटाइप सेम हुआ तो ज़रूरी नहीं है जीनोटाइप सेम हो। व्हाट इज़ फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस, एंड जीनोटाइप जेनेटिक अपीयरेंस। तो अगर किसी चीज़ का जेनेटिक अपीयरेंस जेनेटिकली सेम हो बट दैट डज नॉट मीन उसका फिजिकल अपीयरेंस भी सेम हो, वो अलग हो सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं किसमें, हमारे एनिमल सेल कल्चर में। ठीक है, अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एनिमल सेल कल्चर क्या होते हैं। उससे पहले एक डायग्राम समझते हैं। आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है इसमें कि डिफरेंस क्या होता है प्राइमरी सेल कल्चर में एंड सेकेंडरी सेल कल्चर में, एंड डिफरेंस क्या होता है फाइनाइट कल्चर में एंड कॉन्टिन्यूस कल्चर में। इज दैट क्लियर? आपको सिर्फ ये दो चीजें याद रखनी है और ये पूरा चैप्टर एकदम मक्खन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिफरेंस क्या है प्राइमरी सेल कल्चर में और सेकेंडरी सेल कल्चर में। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको दिमाग में प्राइमरी चीज आती है तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहला सबसे आसान। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, वो थोड़ा प्राइमरी से डिफिकल्ट होगा, उसमें थोड़ी मेहनत करी होगी। बस यही कंसेप्ट अपनाना है। प्राइमरी में क्या करा, ये एक ऑर्गन है, फॉर एन एग्जाम्पल ब्रेन है। आपने ब्रेन ट्यूमर हुआ है लेकिन अभी तक इस ऑर्गन में ब्रेन एकदम हेल्दी है। क्या है, ब्रेन एकदम हेल्दी है। ठीक है, ब्रेन एकदम हेल्दी है। आपने हेल्दी ब्रेन से एक सेल लिया, आपने सेल लिया, अब आपने उसको लैब में कल्चर करा, आपने उस सेल को ग्रो करने दिया। अब जब आपने उस सेल को ग्रो करने दिया तो आपको क्या आया, एक और कल्चर आया जब वो अच्छे से ग्रो कर गया। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका प्राइमरी सेल कल्चर। जब कुछ नहीं करा, आपने एक बॉडी से सेल को आइसोलेट करा, उसको लैब में ग्रो करा, जब वो फाइनली ग्रो कर गया आपका कल्चर हो गया खत्म। कितना आसान है। लेकिन उसी की जगह जब आपने कल्चर ग्रो कर दिया, अब आप वापस से नहीं जाओगे बॉडी के पास कि भैया ब्रेन का सेल दे, नहीं। अब आपने जो सेल ग्रो करा ना, आप इसी से ही और भी सब कल्चर्स करते जाओगे। तो जब आपने ऑलरेडी ग्रोन कल्चर मीडिया का यूज करके सब कल्चर्स करते हैं तो वो क्या होंगे, सेकेंडरी कल्चर्स। वो क्या होंगे, सेकेंडरी कल्चर। और जब आप ओरिजिनल कोई चीज से कल्चर करते हो तो वो क्या होगा, प्राइमरी कल्चर। जब ऑलरेडी आपने उगा लिया है, ग्रो कर लिया है, बड़ा कर लिया है सेल को लैब में, अब आपने वो सेल यूज करी जो लैब में ग्रोन है। जब आप उस लैब में ग्रोन सेल को यूज करके और भी सेल्स का प्रोडक्शन करते हो तो वो क्या होगा, सेकेंडरी सेल कल्चर। तो पहला तो क्लियर हो गया, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल कल्चर एंड सेकेंडरी सेल कल्चर। अब दूसरी चीज मैंने बोली थी फाइनाइट एंड कॉन्टिन्यूस। अब हमें इसका डिफरेंस समझना है कि फाइनाइट क्या है और कॉन्टिन्यूस क्या है। तो हमेशा याद रखना, फाइनाइट कोई भी चीज क्या होती है, जब वो लिमिटेड है। क्या है, फाइनाइट का मतलब क्या है, लिमिटेड। और सेल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, कांटेक्ट बना के रखना। तो जब एक ऑर्गन है वो हेल्दी है, क्या है, एक ऑर्गन है और वो हेल्दी ऑर्गन है, तो उसमें क्या होगा, कांटेक्ट बना हुआ होगा।
जब कोई सेल का कांटेक्ट बना हुआ है, अगर हम उसे कल्चर करेंगे तो वो एक लिमिटेड ही ग्रोथ कर पाएगा। ये एक कल्चर है, ये एक लिमिटेड ही ग्रोथ कर पाएगा। ये क्या करेगा? ये इनफाइनाइट ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये क्या हुआ? फाइनाइट सेल कल्चर। जब हम एक हेल्दी सेल को कल्चर करते हैं और हमें कैसा कल्चर मिला? फाइनाइट कल्चर। लेकिन माइंड इट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी जगह एक ऑर्गन लूं जिसमें ट्यूमर है, क्या है? ट्यूमर है, उसमें ट्यूमर है या कैंसर है, एक ऑर्गन जिसमें ट्यूमर है या कैंसर है, और कैंसर की सबसे खराब बात या सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? सेल्स कांटेक्ट बनाना ही भूल जाते हैं और सेल्स क्या करते हैं? इनडेफिनाइट ग्रो होने लगते हैं। मतलब कांटेक्ट इनहिबिशन की क्या होगी? अब वो सेल्स ग्रो करती जाएगी मेरी मर्जी। अब उसके अंदर आ गई है मनमानी और अब वो हो गई है जिद्दी कि मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मैं चाहे यहाँ ग्रो करूँ, मैं चाहे वहाँ ग्रो करूँ, मैं चाहे जितना भी ग्रो करूँ मैं तो ग्रो करूँगी। तो यहाँ पे सेल की एक बाउंड्री थी, ठीक है, एक सीमा थी कि तुम्हें इस बाउंड्री के अंदर ही रहना है। यहाँ पे जो ट्यूमर सेल्स हैं ये अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। ये कहेंगे हम चाहे जो करें हमारी मर्जी, वो कहते हैं हम कितना भी ग्रो करें। तो यहाँ पे क्या होगा? इनडेफिनाइट या कॉन्टिन्यूस सेल कल्चर मिलेंगे कि क्या होंगे? कल्चर ग्रो करते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे, क्योंकि सेल की कोई इनहिबिशन है नहीं। अब सेल क्या करती है? सेल ग्रो करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है। तो इनको क्या कहेंगे? जब भी हम एक ट्यूमर वाली सेल को ग्रो करते हैं कल्चर मीडिया पे, तो वो क्या होगी? हमारी कॉन्टिन्यूस सेल लाइन। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉन्टैक्ट ही नहीं है, उनके अंदर कोई बाउंड्री नहीं है, दे विल कॉन्टिन्यूसली ग्रो। इज दैट क्लियर? सो फाइनाइट सेल कल्चर क्या है? जब हमने हेल्दी सेल को कल्चर करा। और इनफाइनाइट सेल कल्चर क्या है? जब हमने ब्रेन ट्यूमर या कैंसरस सेल को कल्चर करा। इज दैट क्लियर? सो दो डिफरेंस क्लियर है आपको। पहला, हमारे प्राइमरी सेल कल्चर, जब एक ऑर्गन है और आपने उस ऑर्गन को ऑर्गन से सेल निकाल के ग्रो करा, और या तो एक ट्यूमर वाला ऑर्गन है उसको आपने निकाल के ग्रो करा। लेकिन अगर एक ऑलरेडी ग्रोन कल्चर को यूज करके आपने सब कल्चर्स करे तो वो क्या होता है? सेकेंडरी कल्चर लाइन। ठीक है, चलो अब आते हैं टाइप्स पे, जो हमने अभी डायग्राम में फ्लो चार्ट में देखा उसी को अब हम थ्योरी देख लेते हैं। एनिमल सेल कल्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर नंबर ऑफ सेल डिवीजन। अगर मैं नंबर ऑफ सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करूं तो वो दो टाइप के हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेल कल्चर। Primary cell culture is the first culture obtained from an animal tissue via mechanical or chemical disintegration or enzymatic method. तो सबसे पहले अगर ये for an example ये ब्रेन है, for example ये ब्रेन है, तो ब्रेन से आपने क्या लिया? सेल लिए। अब आपने क्या करा? या तो आप फिजिकल डिग्रेडेशन यूज कर सकते हो, केमिकल डिग्रेडेशन यूज सकते हो, लेकिन आपने ब्रेन से डायरेक्टली सेल लेके ग्रो करा। तो प्राइमरी सेल कल्चर में हम हमेशा डायरेक्टली ऑर्गन से सेल लेके ग्रो करते हैं। The cells of the primary cell culture are slow growing. अब obviously आप एक ऑर्गन की फ्रेश सेल लेके ग्रो कर रहे हो, तो जब भी कोई फ्रेश चीज का ग्रो करोगे तो वो टाइम तो लेगी ना, वो धीरे धीरे ग्रो तो करेगी ना। कैरी ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओरिजिनल सेल्स, बट द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप कोई भी ऑर्गन से सेल लेके ग्रो करते हो तो प्राइमरी सेल कल्चर में बेस्ट फीचर्स होते हैं, वो अपनी पेरेंटल सेल से एग्जैक्ट सिमिलर होगी। सेकेंडरी सेल कल्चर में म्यूटेशन होने के चांसेस हैं, थोड़े कंटैमिनेशन होने के भी चांसेस हैं, बट प्राइमरी सेल कल्चर में आपको एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मिल सकती हैं। बट अगेन इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, तो धीरे धीरे ग्रो करेंगी वो। फिर सिंस दीज कल्चर्स आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिन, एंड क्योंकि हम इन सेल्स को कहाँ से ले रहे हैं? डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, हम इन सेल्स को डायरेक्टली कहाँ से ले रहे हैं? ओरिजिन से ले रहे हैं। दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड उनमें क्या होगा? क्रोमोसोम्स का नंबर कैसा होगा? एग्जैक्टली सेम होगा।
Primary cell cultures are performed in order to preserve and maintain the growth of cells on artificial growth. And हम ये बेसिकली क्यों कर रहे हैं? प्रिजर्व करने का कुछ सेल्स को, या स्टडी करने के लिए, या रिसर्च पर्पस के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, एंटीबॉडीज़, बहुत सारे वेरियस यूजेस हैं जिसकी वजह से हम प्राइमरी सेल कल्चर लाइन यूज़ करते हैं. प्राइमरी सेल कल्चर्स कैन बी सब कल्चर्ड. अब हम उनको सब कल्चर भी कर सकते हैं. जब हम प्राइमरी सेल कल्चर को सब कल्चर करते हैं तो वो क्या हो जाता है? सेकेंडरी सेल कल्चर लाइन. प्राइमरी सेल कल्चर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. अब हम उसे और प्राइमरी को भी और 2 तरीके में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है इंडिपेंडेंट प्राइमरी सेल कल्चर और एक होता है डिपेंडेंट प्राइमरी सेल कल्चर. ठीक है, एक होता है इंडिपेंडेंट प्राइमरी सेल कल्चर और एक होता है डिपेंडेंट प्राइमरी सेल कल्चर. तो देख लेते हैं इन दोनों के बारे में. नाउ एंकरेज डिपेंडेंट प्राइमरी सेल कल्चर, जिसको हम एडहेरेंट भी कहते हैं. एंकरेज इंडिपेंडेंट प्राइमरी कल्चर को हम सस्पेंशन कल्चर भी कहते हैं. तो एंकरेज डिपेंडेंट क्या है? अब नाम में लिखा है द सेल्स इन दिस कल्चर रिक्वायर अ स्टेबल बायोलॉजिकल इनर्ट सरफेस एंड अडहेरेंस टू ग्रो. मतलब अगर आपने ये सेल है तो इनको क्या चाहिए? इनको एक स्टेबल सरफेस चाहिए. कैसा चाहिए? स्टेबल सरफेस. अडहेरेंट का मतलब क्या होता है? चिपकू, एकदम अडहेर हो जाना, चिपक जाना. तो अडहेरेंट सेल्स क्या होंगी? ये एकदम ही चिपकू सेल्स है. इनको आप ऐसे ही नहीं ग्रो कर सकते. इनको ग्रो करने के लिए आपको कोई एकदम फिक्स्ड सरफेस चाहिए, फिक्स्ड मीडिया चाहिए, ये तभी ग्रो करते हैं. द सर्फेस शुड बी सॉलिड एंड नॉन टॉक्सिक. अब इनको फिक्स्ड चाहिए, एकदम सॉलिड मीडियम चाहिए और एकदम नॉन टॉक्सिक मीडियम चाहिए. ठीक है. फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ ऑर्गन्स वेयर द रिमेन इमोबिलाइज्ड इन द कनेक्टिव टिश्यू. एंड इसको हम यूजुअली ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? इमोबिलाइज्ड टिश्यू से. इमोबिलाइज्ड टिश्यू क्या होते हैं? सपोज आपका मसल हो गया, देन आपका टिश्यू लाइक कनेक्टेड टिश्यूज हो गए. तो इन सब टिश्यू से जो इमोबिलाइज्ड है, मतलब आप इजीली उनको मूव नहीं कर सकते, तो ये वहाँ से होते हैं. ठीक है. अब आते हैं हम एंकरेज इंडिपेंडेंट. इनको कोई सॉलिड मीडियम नहीं चाहिए. ठीक है, इनको कोई एकदम फिक्स्ड मीडियम नहीं चाहिए. इंडिपेंडेंट है, आज़ाद लोग हैं. दिस सेल कैन ग्रो एफिशिएंटली एज सेल सस्पेंशन. इसलिए इनका हम इजीली क्या बना सकते हैं? सस्पेंशन बना सकते हैं. सॉलिड सेल्स को, अडहेरेंट सेल को क्या चाहिए? चिपकू होते हैं वो, उनको कोई चिपकने के लिए एक सॉलिड मीडियम चाहिए रहता है. लेकिन इनको चिपकने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए. ये सस्पेंशन फॉर्म में इजीली ग्रो कर सकते हैं. These can be grow on liquid medium. अब ये सस्पेंशन बनेगा तो मतलब लिक्विड मीडियम भी बन सकता है इसका. एंड ऑब्टेन फ्रेश सब कल्चर्स. जब भी आपको फ्रेश सब कल्चर्स चाहिए तो आप सस्पेंशन का यूज़ करके फ्रेश सब कल्चर्स का यूज़ कर सकते हो. ठीक है. तो एबिलिटी ऑफ दी सेल्स टू ग्रो सस्पेंशन उनके सोर्स सेल पे डिपेंड करता है. जितनी ज़्यादा अच्छी एबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? कहाँ से हमने उनको ऑब्टेन करा है. इज दैट क्लियर? चलो फिर आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन सेल कल्चर. क्या है हमारे? वैस्क्यूलर एंड रिमेन सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा. लाइक अगर हमें ब्लड प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो प्लाज्मा में क्या है? हम सस्पेंशन फॉर्म में बना सकते हैं. सस्पेंशन फॉर्म में उनको सब कल्चर कर सकते हैं बिकॉज लिक्विड इजीली हो जाएगा. और ये सारी चीज़ें जिनको कोई मीडियम नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए, इनको कोई सॉलिड चीज़ नहीं चाहिए, ये इजीली लिक्विड फॉर्म में, सस्पेंशन फॉर्म में ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. तो 2 चीज़ें हमने पढ़ी प्राइमरी सेल कल्चर में. एक चिपकू वाले अडहेरेंट, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट नॉन अडहेरेंट मतलब एंकरेज इंडिपेंडेंट. चिपकू वाले सेल्स क्या है? हमारे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स, ऐसे किडनी के सेल्स जिनको कोई सॉलिड मीडियम चाहिए ग्रो करने के लिए. एंड नॉन अडहेरेंट या हमारे एंकरेज इंडिपेंडेंट क्या है? ये बिल्कुल आज़ाद है, लिक्विड में भी ग्रो कर जाएंगे, सस्पेंशन में भी ग्रो कर जाएंगे, कोई चिपकने की ज़रूरत नहीं है इनको. इनको कोई सॉलिड मीडियम नहीं चाहिए. ठीक है. तो ये 2 पढ़ लिए हमने. अब हम आते हैं सेकेंडरी सेल कल्चर पे. जैसा मैंने आपको बताया प्राइमरी सेल कल्चर से जब सब कल्चर करोगे तो वो क्या बनेगा? सेकेंडरी सेल कल्चर. तो सेकेंडरी सेल कल्चर आर ऑब्टेन आफ्टर द प्राइमरी सेल कल्चर. हमने क्या करा है? प्राइमरी सेल कल्चर करके सेकेंडरी सेल कल्चर को ऑब्टेन करा है. सब्सिक्वेंटली सब कल्चर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्रेश कल्चर्ड. अब हम क्या करेंगे?
धीरे धीरे उस सब कल्चर का सब कल्चर करेंगे, फिर सब कल्चर करेंगे, तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब कल्चर कर सकते हो उसको। These cells of the secondary cell culture are long lasting. अब ये क्या है, ये एकदम बहुत सालों साल चलेंगे, बिकॉज एक कल्चर से दूसरा कल्चर, दूसरे कल्चर से तीसरा कल्चर, आप ऐसे लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, आप ये बहुत टाइम तक कर सकते हो। And have higher lifespan due to the availability of appropriate nutrients at regular intervals of time. अब स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे हो, प्राइमरी सेल कल्चर में एक ही टाइम पे न्यूट्रिएंट दे रहे हो। जो पहला था, जब आपने एकदम फ्रेशली ऑर्गन से निकाल के सेल में रखा था न्यूट्रिएंट को, कोई भी डिश में रखा था या ग्लास में रखा था, तब आपने एक ही बार न्यूट्रिएंट दिया था, उसने जितना ग्रो कर लिया। लेकिन सब कल्चर में क्या करोगे, आप इंटरवल में और नया न्यूट्रिएंट डालते जाओगे, फिर खत्म, अच्छा और डाल देता हूँ, फिर खत्म, अच्छा और डाल देता हूँ, तभी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस सेल कल्चर बनेगा। और कॉन्टिन्यूस सेल कल्चर बना मतलब आप क्या कर रहे हो, कॉन्टिन्यूस अपना न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर रहे हो, भर रहे हो एंड देख रहे हो, तो इससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स फ्रेशली बार बार ऐड होते जाते हैं। सेकेंडरी सेल कल्चर आर फेवर्ड ओवर प्राइमरी सेल कल्चर as these are more readily available and easy to grow and preserve. And usually लोग प्रिफर करते हैं सेकेंडरी सेल कल्चर। पहला रीजन, इजीली अवेलेबल। अब आपको किसी इंसान का दिमाग की सेल्स तो लेने नहीं जाना ना, ऑलरेडी किसी ने ग्रो करके रखी है, आपने उसको सब कल्चर कर दिया, आपने न्यूट्रिएंट डाल के फिर उगा दिया, फिर न्यूट्रिएंट डाल के फिर उगा दिया, तो आपको बार बार एकदम फर्स्ट वाला एफर्ट जो एकदम स्लो प्रोसेस थी उससे बच गए। दूसरा क्या हुआ, ये इजीली अवेलेबल तो है, लेकिन इसको बचा भी तो सकते हो। अब सेकेंडरी सेल कल्चर से आप जब चाहो ग्रो कर सकते हो, तो आपने प्रिजर्व भी कर लिया। तो दो एडवांटेजेस होते हैं, एक तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्टिन्यूसली सब कल्चर्स कर सकते हो जब भी आपका मन करे, दूसरा आप प्रिजर्व भी कर सकते हो अपने कल्चर को, ठीक है। फिर आते हैं, दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ द एडहेरेंट सेल्स फॉलोड बाय वॉशिंग आउट ऑफ द सस्पेंशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन तो इंपॉर्टेंट है, ताकि सेल्स एक दूसरे को छोड़ दें और अलग अलग हो जाए। जब एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन कराएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सेल सस्पेंशन बनाएंगे उसका, एंड सेल्स इन पर्टिकुलर वॉल्यूम्स ऑफ फ्रेश मीडिया। अब उसमें हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रेश मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया सब्सिक्वेंटली ऐड कर देंगे। Secondary cell cultures are prepared when the number of primary cells culture exceeds the capacity of the medium. हम बेसिकली क्यों करते हैं, जब हमें पता है कि एक फॉर एन एग्जाम्पल एक हार्ट है, हार्ट के सेल को मैंने ग्रो करा कल्चर मीडिया पे। अब वो जो हार्ट का सेल है, मुझे पता है कि अब अगर मुझे इससे ज़्यादा पॉपुलेशन चाहिए सेल्स की, तो वो प्राइमरी से तो नहीं मिलेगी, क्योंकि प्राइमरी में हमने एक ही बार न्यूट्रिएंट दिया था। तो जब तक न्यूट्रिएंट है कल्चर मीडियम में, वो ग्रो करेगी, बट एक ना एक पॉइंट तो आएगा ना जब वो न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा, तब तो मेरा प्राइमरी सेल कल्चर कुछ नहीं ग्रो कर पाएगा। तब हम क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी सेल कल्चर का, कि अब मैं इन्हीं कल्चर को यूज करके और न्यूट्रिएंट्स डाल के सब कल्चर्स कर सकती हूँ। तो मेन यूसेज क्या है सेकेंडरी कल्चर का, जब प्राइमरी सेल कल्चर से ज़्यादा उनकी कैपेसिटी से हमें पॉपुलेशन चाहिए सेल्स का। सेकेंडरी सेल कल्चर हेल्प टू मेंटेन एन ऑप्टिमल डेंसिटी नेसेसरी फॉर कंटिन्यूड ग्रोथ। अब सेकेंडरी सेल कल्चर क्या करता है, एक ऑप्टिमम ग्रोथ कैपेसिटी को मेंटेन करता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग हम न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, देन हम उनका ग्रोथ कंटिन्यू रखते हैं। फिर आते हैं, these cells of the secondary cell culture might not resemble। अब मैंने क्या बोला था, म्यूटेशन हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि वो जो पहली वाली प्राइमरी सेल थी उससे आपकी तीसरी चौथी वाली प्राइमरी सेल लाइन एकदम सेम हो, बिल्कुल भी नहीं होगी। बहुत सारी वेरिएशन आने के चांसेस हैं, म्यूटेशन होने के चांसेस हैं, खराबी होने के चांसेस हैं, तो बहुत कह सकते हो कंटैमिनेशन बहुत हाई रहता है। These culture can be transformed as in the case of continuous। अब ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, कुछ भी एक सेल का मन करे कि नहीं भैया मुझे तो अलग करना है, तो वो कुछ अलग करने लगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी देख सकते हो आप। The risk of contamination by bacteria, virus is very common। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत ही आपने कोई इन्फेक्शन कंट्रोल तो नहीं करा हुआ है सच,
तो उसमें क्या बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, वायरस ग्रो कर सकते हैं और आपकी कंटैमिनेट कर देगा आपकी सस्पेंशन लाइंस को। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। तो दो डिसएडवांटेज क्या है, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन म्यूटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, दूसरा कंटैमिनेशन, बैक्टीरिया वायरस आके ईजिली इन्फेक्ट कर सकता है। फिर आते हैं सेल लाइंस। तो सेल लाइंस मैंने आपको बताई दो टाइप की होती है, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट। तो डेफिनाइट सेल लाइंस को अगर मैं देखूं तो वो क्या है हमारी, डेफिनाइट इज, इनडेफिनाइट इज ग्रो करती जाएंगी, और दूसरी क्या है फाइनाइट। फाइनाइट क्या है, लिमिटेड, इनके पास लिमिटेड एरिया है ग्रो करने का। तो finite cell lines are cell lines where the cell culture divide for a limited number। अब इनके पास है बाउंड्री, इनके पास है पाबंदी कि भैया तुम्हें इससे ज्यादा ग्रो नहीं करना, इतने ही नंबर में ग्रो करना है। These cell line are finite cell line and can divide 20 to 100 times before they eventually die and cannot divide anymore। अब ये बेचारी कैसे होती है, ये एक नॉर्मल सेल है। अब इस नॉर्मल सेल से ज़्यादा ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। अब ये दो नॉर्मल से ज़्यादा ये बना देंगी और ये बना देंगी। सिमिलरली ये दो बन जाएंगी और ये दो बन जाएंगी। बस इतनी कैपेसिटी है और फिर ये सेल मर जाएगी। तो हमने क्या करा, जब हम नॉर्मल सेल्स यूज़ करते हैं वो बेचारी, उनके पास 20 से 100 की कैपेसिटी होती है, इतना वो ग्रो करेंगी, जैसे ही वो उनकी एज हो गई वो मर जाएंगी। तो इन सेल्स में जिसमें हमें फाइनाइट ग्रोथ मिलती है, मतलब लिमिटेड, ऑलवेज रिमेंबर फाइनाइट का मतलब क्या होता है, लिमिटेड। तो जब भी हमें लिमिटेड ग्रोथ मिलती है तो वो कैसी होगी, एकदम कंस्ट्रिक्ट पीस से 100 तक सेल्स ग्रो करेंगी। लेकिन फिर आती है हमारी इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट मतलब कॉन्टिन्यूस सेल्स लाइन, इनके पास कोई ईमान धर्म ही नहीं है, इनका जितना मन करे ही ग्रो कर सकती है। तो कॉन्टिन्यूस सेल लाइन अ सेल दैट एग्जिबिट इनडेफिनाइट ग्रोथ। इनडेफिनाइट मतलब कि कोई रुकावट ही नहीं है भैया, इनडेफिनाइट है, ग्रो करती जाएगी ये। एंड वाया सब्सिक्वेंट सब कल्चर्स, आप जितने इनके सब कल्चर करना चाहो आप इजीली कर सकते हो। The cells in the continuous culture line grows faster and independent। अब ना उनको तुम्हारी ज़रूरत है ना उन्हें किसी और की ज़रूरत है, वो इंडिपेंडेंट है भैया, वो ग्रो करती जाएंगी। These cells are immortal। अब ये मरती भी नहीं है क्योंकि नॉर्मल सेल नहीं है, ये तो है कैंसर सेल्स। सबसे पहले इमॉर्टल होती हैं, भैया हम तो नहीं मरते, हम तो ग्रो करते जाएंगे और करते जाएंगे। These cells in the continuous cell line can be transformed via genetic alteration and हम इनमें क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है कि ये सेल्स तो मरेंगी नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन पे जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन कर सकते हैं, जो हमने करा। तो इससे हमने बहुत रिसर्च पर्पस में यूज़ करा। तो इनडेफिनाइट सेल लाइन से आप रिसर्च कर सकते हो, ट्यूमर के कह सकते हो फैक्टर्स बना सकते हो, आप जेनेटिक ऑल्टरेशंस कर सकते हो, इनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें पॉसिबल किसके साथ हैं, सिर्फ कॉन्टिन्यूस सेल लाइंस के साथ। Then transformed cells are formed from a normal primary cells culture after a treatment with chemical carcinogen or by infection with oncogenic virus। अब बहुत बार क्या होता है, जब हम सब कल्चर्स करते जाते हैं सेकेंडरी कल्चर में, तो हमने लाया तो प्राइमरी कल्चर, लेकिन वो प्राइमरी कल्चर बिकॉज हमने उसके इतने सारे सब कल्चर कर दिए, वहाँ पे म्यूटेशन हो गया। जब म्यूटेशन हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से कुछ सेल्स कैंसर सेल्स में बदल सकते हैं, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। The cells are capable of growing to higher concentration, मतलब अब उनके पास कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस ग्रोथ है उनकी। These cells can even grow on the top of each other to form multi-layered structure on the culture vessel। अब ये क्या कर सकती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे कल्चर लेयर भी बना सकते हैं, बिकॉज ना ये नंबर इनका कोई फिक्स्ड है, ना इनका साइज फिक्स्ड है, ना इनकी ग्रोथ फिक्स्ड है, इनका ये लिमिटलेस है, ये कितना चाहे उतना ग्रो कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल्स हमने देखा, हेला फर्स्ट ह्यूमन सेल लाइन किसने डेवलप करा था, साइंटिस्ट जॉर्ज गे ने।
तो हेला सेल लाइंस वाज द फर्स्ट ह्यूमन सेल लाइंस। फिर आते हैं HL60 जो ल्यूकीमिया के लिए यूज करा था, MCF7 जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज करा था। तो दीज आर एग्जाम्पल्स, कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल सेल लाइंस। ये क्वेश्चन आ सकता है तो इसको अच्छे से देखेंगे हम। नाउ प्राइमरी सेल कल्चर करा कैसे, स्टेप्स क्या है, बेसिक स्टेप्स। तो सबसे पहले तो आपको डिसेक्ट करना है और कट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको हाथ का सेल्स को ग्रो करना है, तो अब हाथ के सेल्स को पहले आप कट करोगे। कट करने के लिए आपको एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन करना पड़ेगा सेल्स का। फिर आपने कट करा तो आप क्या डालोगे, एंजाइम्स डालोगे। एंजाइम्स क्या करेंगे, सेल्स का डिग्रेडेशन करेंगे। जो सेल्स ऐसी थी एकदम चिपकी हुई, मेरी स्किन की सेल्स एकदम चिपकी हुई थी, आपको इन सेल्स को अलग अलग करना है। तो इनको अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं हम, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। तो हमने इसमें एंजाइम्स डाले और एंजाइम्स ने क्या करा, सेल्स को अलग अलग कर दिया। जब हमने सेल्स को अलग अलग कर दिया, अब हम क्या डालेंगे, उनको कल्चर मीडिया पे। वो सारे रिक्वायरमेंट्स देंगे उनको ग्रो करने के लिए, सेम पीएच, सेम टेम्परेचर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग, उनको रिक्वायरमेंट जो भी है जो वो ग्रो कर पाए। तो हमने क्या करा, सेल को ग्रो करा। अब हम कहाँ डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली बात तो ये स्टरलाइजेशन मेंटेन करता है, क्योंकि आपने तो कल्चर मीडिया ग्रो कर दिया, व्हाट इफ कोई बैक्टीरिया आ जाए, व्हाट इफ कोई वायरस आ जाए और आपका पूरा कल्चर खराब कर जाए। तो आपको प्रिवेंशन के लिए आप कहाँ ग्रो करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड आपकी स्किन सेल को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की आदत है, आपको वो कैसे दोगे आप लैब में। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर वही सेम बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, पीएच प्रोवाइड करता है जो उन सेल्स को रिक्वायर्ड है टू ग्रो। तो आपने वो सारे एनवायरनमेंट दिए जिससे सेल ग्रो हो गई। अब आपने एक बार कल्चर कर दिया तो अब आपको स्टार्टिंग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप उसी कल्चर से सब कल्चर करोगे। तो जब आप प्राइमरी सेल कल्चर से सब कल्चर करते हो तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेल कल्चर लाइन। इज दैट क्लियर? सो ये बेसिक स्टेप है हमारी किसकी, प्राइमरी सेल कल्चर की। फिर आते हैं हम यूजुअली क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम पीएच क्या मेंटेन करेंगे, पीएच हमेशा 7 एंड 7.4 के बीच का मेंटेन रहता है। नाउ अब पीएच मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, बफरिंग सिस्टम। एंड बफर कौन करता है हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में, मेन बफरिंग सिस्टम कौन हैंडल करता है, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट लैब में कैसे बनाओगे, तो बाइकार्बोनेट आप बनाओगे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इंटरमीडिएट आएगा कार्बोनिक एसिड, एंड कार्बोनिक एसिड फर्दर डिसइंटीग्रेट करेगा बाइकार्ब में। फिर उस बाइकार्ब को यूज करेंगे हम, एंड दैट विल एक्ट एज अ बफर सिस्टम। बफर सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है, पीएच मेंटेन करने के लिए। अगर आपको अपने एनिमल सेल लाइन का पीएच मेंटेन करना है तो आपको बाइकार्ब का एडिशन करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो 7 to 7.4 का मेंटेन करता है। अब टेम्परेचर क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपको 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। पीएच मैंने आपको बताया 7 to 7.4 जो नॉर्मल ह्यूमन पीएच रहता है वो भी मेंटेन करना जरूरी है एनिमल सेल कल्चर को ग्रो करने के लिए। फिर आते हैं ऑस्मोलैलिटी। Osmolality of the culture media also has a significant bearing on the cell growth and function. Osmolality क्या करेगा, आपके सेल फंक्शन और सेल ग्रोथ को मेंटेन करेगा। इट प्रिजर्व द मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, एंड आपकी सेल्स एक दूसरे में डिसइंटीग्रेट ना हो जाए या सेल बर्स्ट ना हो जाए, सेल के अंदर ज़्यादा वाटर ना आ जाए या सेल ज़्यादा वाटर ना अपने बाहर फेंक दे। तो ये सब चीज़ें कौन मेंटेन करता है, ऑस्मोलैलिटी। तो ऑस्मोलैलिटी सेल की इंटीग्रिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर से सेल स्वेल हो सकती है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने से सेल क्या हो सकती है, बर्स्ट हो सकती है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं टू मेंटेन दी मीडियम।
हम मीडियम, कल्चर मीडियम वही एग्जैक्ट चीज़ है जो आप प्रोवाइड कर रहे हो। अब आपके मीडियम को अगर ब्रेन हार्ट सेल्स की ज़रूरत है तो आप ब्रेन हार्ट मीडियम दोगे। आपके सेल्स को जिन भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है आप वो न्यूट्रिएंट्स देते हो, ताकि आपकी एनिमल सेल कल्चर को वही सारी चीज़ें मिले जो उसको बॉडी में मिल रही थी टू ग्रो। तो मीडिया क्या करता है, मीडियम वही सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है एक एनिमल सेल कल्चर को जो भी रिक्वायर्ड है टू ग्रो। तो मीडिया हमने दे दिया फॉर ग्रो। अब सीरम्स एंड एंटीबायोटिक्स, तो सीरम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट component of the animal cell culture as it supports the cell proliferation and their attachment to the culture vessel। अब सीरम क्या करता है, सीरम उनको बेसिक अटैचमेंट देता है। हम क्या करते हैं, सबको सीरम में डाल देते हैं, सीरम उन्हें क्या देगा, बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक प्रोलिफरेशन कैपेसिटी देगा ताकि वो ग्रो कर पाए। The peptide hormone or hormone like growth factors that are required to promote a healthy growth and such as fetal bovine semen। तो हम क्या करते हैं, BWS जो रहता है हमारा, इससे क्या होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक हार्मोन्स मिलते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं, जिससे कोई भी सेल को ये तो ज़रूरी होता ही होता है टू ग्रो। तो सीरम एंड एंटीबायोटिक्स का देगा, बेसिक रिक्वायरमेंट देगा सेल को जो इम्पॉर्टेंट है सेल की, एनिमल सेल की ग्रोथ के लिए। फिर अब हमने तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, व्हाट आर दी इक्विपमेंट्स। तो या तो आप पेट्री डिश में ग्रो कर सकते हो, एक ऐसी डिश होती है ग्लास की बनी हुई, आप उसमें ग्रो कर सकते हो। ऐसे कल्चर फ्लास्क आते हैं, आप कल्चर फ्लास्क में ग्रो कर सकते हो। ना मल्टी वेल्स प्लेट्स होती है, देखो यहाँ पे ऐसे वेल्स बने रहते हैं, छोटे छोटे ऐसे वेल्स बने रहते हैं, तो आप मल्टी वेल्स प्लेट में ग्रो कर सकते हो। फिर आते हैं सेल स्क्रेपर्स, जिससे इजीली आप पॉपुलेशन को स्क्रेप आउट करते हो, ठीक है। तो ये सारे इक्विपमेंट्स है जो रिक्वायर्ड रहते हैं हमारे एनिमल सेल कल्चर में। फिर आते हैं टिश्यू कल्चर हुड। टिश्यू कल्चर हुड बेसिकली हम क्या करते हैं, टिश्यू का इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं। टिश्यू का इन्वायरमेंट मेंटेन कैसे करा हमने, लैमिनर एयर फ्लो से। लैमिनर एयर फ्लो जो एक मेथड है जो क्या करता है, वो फ्री ऑफ द अटैचमेंट एक फ्लो, एक कह सकते हो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। Now, LF is very essential for two functions. First, it protects the tissue culture from the operator by providing a sterile environment। हम क्या करते हैं, LFS से एक बहुत ही स्टराइल, एकदम सेप्टिक और एकदम ही हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं अपने सेल्स को, ताकि वो ग्रो कर सके। प्रोटेक्ट्स द ऑपरेटर फ्रॉम द टिश्यू कल्चर फ्रॉम द पॉसिबल इन्फेक्शन। हमने क्या करा, उन्हें एंटीसेप्टिक बनाया, मतलब एकदम हेल्दी स्टराइल इन्वायरमेंट दिया ताकि कोई बैक्टीरिया ग्रो ना कर जाए, ताकि कोई वायरस ग्रो ना कर जाए, ताकि कोई एक्सटर्नल स्टिमुला है आके हमारी कल्चर को ख़राब ना कर जाए। तो वो हमने मेंटेन कैसे करा, LAF करके, टिश्यू हुड करके एक इक्विपमेंट आता है जिसको हम LAF कहते हैं, लैमिनर एयर फ्लो, एंड ये इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है सारे स्टेराइल कंडीशंस जो रिक्वायर्ड रहते हैं एनिमल सेल कल्चर के लिए। बेसिकली अब हम क्या करते हैं, हाई पार्टिकुलर एयर जो होती है उसको, एयर को प्यूरिफाई करते हैं हेपा से, एंड बेसिकली हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट हमने क्रिएट करा, लाइक हम फ्रिज में स्टोर करते हैं अपने सामान, सिमिलरली हमने LAF करके एक फ्रिज की तरह, इमेजिन इट, एक फ्रिज है जिसमें आप सारी अपनी चीज़ें स्टोर कर रहे हो, उसी तरह से आपने एक LAF करके एक फ्रिज टाइप का कुछ बनाया है जिसमें आप सारे अपने एनिमल सेल कल्चर स्टोर कर सकते हो, और वो एक स्टेराइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि कोई भी कंटैमिनेशन, बैक्टीरिया, वायरस आके उसे इन्फेक्ट ना कर सके। देखो अब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर हमने देखा, ये ज़रूरी रहता है pH, आपकी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करने के लिए, देन pH मेंटेन करने के लिए, स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करने के लिए। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर का भी यूज़ करके, अब देखो यहाँ पे ऐसे शेल्स हैं, आप इन शेल्स में एनिमल सेल कल्चर ऐसे अपने स्टोर करते हो, ठीक है, तो इसको आप स्टोर करके उनको ईजिली ग्रो करवा सकते हो। फिर आते हैं सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें देखो ऐसे फ्लास्क है। अब हमें सेंट्रीफ्यूज का यूज़ कब होता है, जब हमें सेपरेशन कराना हो। फॉर एग्जांपल आपने सीरम दिया, अब इस सीरम में आपको ब्लड को अलग करना है, आपको और ब्लड के सीमेन के कंटेंट को अलग करना है।
तो ये करने के लिए आप कैसे करोगे, आपको सेपरेशन करना है। तो सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हाई स्पीड में रोटेट करता है, एंड हाई स्पीड में रोटेट होने की वजह से ये क्या करते हैं, अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग जाके सेपरेट हो जाएंगे। तो अब आपके पास हर एक कह सकते हो कंपोनेंट अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गया। अब आप इजीली आइसोलेट करते हो। तो जब आपको सेंट्रीफ्यूज करना है मतलब आप सेपरेट करके उसे इजीली आइसोलेट कर सकते हो। तो ये एक सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन है, सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो यहाँ पे ऐसे टेस्ट ट्यूब रखते हैं, देन हम इस ऑपरेटर से कंट्रोल पैनल से प्रेस करते हैं, ये रोटेट करता है, ये एकदम हाई स्पीड पे रोटेट करता है। एंड यहाँ पे हमें कैसा मिलता है, अलग अलग उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग हमारे कॉम्पोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। तो दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन और दिस इज अ सेंट्रीफ्यूज मशीन। Now next come the inverted microscope. अब inverted microscope क्या चीज़ है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से अगर आपने कोई चीज़ देखी तो ऊपर का दिखता है, बट व्हाट इफ आपको नीचे के सेल्स देखने हैं, तो जब आपको नीचे के सेल्स देखने होते हैं ना कि ऊपर वाले, तब आप यूज़ करते हो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप का। तो रिसर्च में, एनिमल सेल लाइन्स में आप इन्वर्टेड बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोप भी यूज़ कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने ख़त्म कर लिया है एनिमल सेल कल्चर का बेसिक। नाउ नेक्स्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कैसे हमने जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम एनिमल सेल कल्चर में। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।